बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और एक सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा हमजा मैंने देखा है यंग एज में लोगों के बाल वाइट हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? हाँ, इसकी क्या वजह है? मतलब मैंने भी फिर जब ये इकरा ने सवाल किया तो हमने थोड़ा सा ना देखना शुरू किया कि कोई रिसर्चेज इसके ऊपर हुई हों। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हमारे सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि पता नहीं कितने सदियों से ये कहा जाता है कि इंसान का जो ज़हनी तनाव है उसका ताल्लुक है कि आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। ये हमने वैसे ही सुन रखा है, कोई किसी के बाल सफ़ेद है उसको इंसान कहता नहीं यार तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर एक तहकीक की है। मुहक्किकीन जो हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये पहली दफ़ा बताया है कि वाकई ही इसका रिलेशन निकला है कि अगर आपका ज़हनी तनाव है तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। में ये बात लेते हैं ना कि भाई ये कोई टेंशन लेते इसलिए इसके बाल जल्दी सफ़ेद हो गए, लेकिन अब तो रिसर्च आ गया और उस रिसर्च में ये बात आई है तो बड़ी हैरानकुन बात है। वन ऑफ द फैक्टर्स है, मतलब दीगर फैक्टर्स भी हैं लेकिन इस फैक्टर को उन्होंने जो है देखा और इसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। अब उन्होंने 14 लोगों का डेटा लिया और उनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। तो उन्हें मालूम हुआ कि लोगों को कहा गया कि अपनी डायरी बनाएं, हिस्ट्री बनाई जाए कि आपको कब कब आपने ज़हनी तनाव जो है वो फील किया। तो जब लोग ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते थे, कोई टेंशन होती थी, तो उसके बाद देखा गया कि उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी थी जो उन्होंने रिसर्च में देखी, वो ये देखी कि अगर टेंशन को कम कर दिया जाए, ज़हनी तनाव से छुटकारा हासिल करवा लिया जाए जवानों को, तो फिर बाल वापस स्याह भी हो सकते हैं। एक शख्स को छुट्टियों पे भेजा गया उनमें से, और जब वो वापस आया तो ये देखा गया कि 5 बाल जो उसके थे वो काले हो चुके थे, असल हालत में, पहले वाली हालत में वापस आ चुके थे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यानी कि जिस तरह हम देख रहे हैं यंग जनरेशन जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार है और उस तरह से उसके बाल जो हैं उनके वो भी वाइट होते जा रहे हैं। तो वो जो है ना ये ज़हनी तनाव से अपने आप को निकालें, अपने आप को फ्रेश करें, तो फिर वो वापस जो है ना उनका कलर जो है बालों का दोबारा से नेचुरल हो जाएगा। क्वेश्चन हुआ रिसर्चर से, क्या बूढ़े शख्स जो है, बूढ़े लोग हैं, उन लोगों के बाल भी हो जाएंगे? उनका जी कि हमें ऐसा लगता नहीं है कि उनके बाल भी वापस स्याह हो जाएंगे, लेकिन नौजवानों के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि 100% चांसेस हैं कि बाल वापस स्याह हो जाएंगे, लेकिन कोशिश की जाए तो ऐसा हो जाएगा। हम वो अब चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ें तब्दील की जाएं तो बाल वापस जो ब्लैक हो जाए, जो भी उसका अपना ओरिजिनल कलर है वापस आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो ये एक रिसर्च थी कि जो बाल हो जाते हैं लेकिन टेंशन से, भाई अब ये वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले बता रहे हैं कि होता है, आपके बाल जो है सफ़ेद जल्दी हो। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, अपने आप को रिलैक्स रखें, तभी आप जवान और खूबसूरत भी दिखेंगे। जो काला कोला आपने लगाना है, बाद में अपने बाल काले करने हैं ना, उससे बेहतर है कि वो वाली टेंशन से बेहतर है पहले टेंशन ना लें, पहले आप लोग रिलैक्स रहें ताकि बाल आपके उस वक्त से ही जब आप बूढ़े हो रहे हो तब ही सफ़ेद हो। ये ट्रिगर करता है। स्किन पे भी होता है ना, फ़र्क पड़ता है वैसे इससे कि स्किन भी फ्रेश आपकी दिखती है। अगर आप हंसते मुस्कुराते रहें और फ्रेश रहें तो आप खुद भी हेल्दी रहते हैं। बात ये है, देखने वालों को भी आप अच्छे लगते हैं अगर आप स्माइल कर रहे होते हैं। खैर, हम जो है बात करेंगे खतरे की घंटी की जो बजाई गई असद उमर साहब की जानिब से। सरबराह हैं वो NCOC के, उन्होंने कौम को खबरदार किया है, कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर आने के खतरात हैं और ये बात माहिरीन तकरीबन 15 दिन पहले से कर रहे थे। और ये भी कहा जा रहा था बार बार कि SOPs पर अमल दरामद करें, उसका ख्याल रखें। लेकिन अब असद उमर ने कहा है कि NCOC में जो कोरोना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी बुनियाद पर जायज़ा भी लिया गया, जिससे पता चला है कि पाकिस्तान में जुलाई में कोरोना की चौथी लहर भी आ सकती है। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि SOPs पर अमल ना करने से कोरोना बढ़ेगा। और मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी उन्होंने जिक्र किया है कि ये जारी अगर नहीं रहता तो उस सूरत में कोरोना की चौथी लहर का खतरा है, यानी कि अगर हम लोग खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाते तो फिर ये खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने ये कहा कि शहरी कोरोना SOPs पर अब अमल करें दोबारा से। हमने देखा कि हम एहतियात का दामन छोड़ चुके थे और जितना जल्द मुमकिन हो खुद को वैक्सीन लगवाएं। ये बहुत ज़रूरी है हमजा। देखा जाए तो जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि शरह कम हो रही है, एकदम से अब दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है, लेकिन
ऐसे में ये जब अगर शरह कम होती है तो हमें जो है ना एहतियात का दामन अपने हाथ से बिल्कुल नहीं छोड़ना, बल्कि SOPs पर वैसे ही अमल करना जिस तरह से हम करते आए हैं। अगर कोयटा की बात की जाए तो वहाँ ज़िला इंतज़ामिया ने वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर सरकारी दफातर, तफरीही मकामात, बैंक्स और शॉपिंग मॉल्स में आने पर पाबंदी भी आयद कर दी। उन्होंने कहा कि जो अपने आपको वैक्सीनेट नहीं कराएगा वो फिर ना यहाँ पे दाखिल पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, सख्ती की जा रही है। एलामिया इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई है। इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। एलामिया में कहा गया है कि वैक्सीनेशन ना करने वाले अफराद को सरकारी दफातर और तफरीही मकामात पर नहीं आने दिया जाएगा। शादी हॉल्स में भी बगैर वैक्सीनेशन कार्ड के मेहमानों को आने की इजाज़त नहीं होगी। तो बहुत अच्छा किया शादी कार्ड के साथ साथ वैक्सीनेशन कार्ड। हाँ, पहले आप व्हाट्सएप करेंगे आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई। दूसरी जानिब एक नई तहकीक में कहा गया है कि फाइज़र और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन नौजवानों में दिल के अमराज का सबब बन सकती हैं। अमरीकी इदारे FDA के मुताबिक फाइज़र, बायोएनटेक और मॉडर्ना वैक्सीन की जो फैक्ट शीट है उसमें एक तंबीह फौरी तौर पर शामिल की जा रही है। बिल्कुल, और उसमें ये भी कहा गया है कि जो तहकीक के मुताबिक नौमर और नौजवान जो लोग हैं उनमें दिल की सोजिश से मुतालिक ये जो है ना चीज़ें सामने आ रही हैं और हार्ट का उनको थोड़ा सा इशू हो रहे हैं। जो बच्चे, जो यंग लोग हैं जो लगवा रहे हैं फाइज़र या मॉडर्ना। ये गाइडलाइंस अब क्यों जारी की गई हैं, क्यों इस खदशे का इजहार किया गया है, जानने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर ऑफ एपिडेमोलॉजी, नेब्रास्का यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राशिद चौटानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राशिद चौटानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, पहले ये फाइज़र और मॉडर्ना वाले मामले की बात कर लेते हैं। क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं जिसके बाद ये तंबीह कर दी गई है FDA की जानिब से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नज़र आए हैं मेल्स के अंदर, एडोलेसेंट्स के अंदर, यंग मैन के अंदर। essentially 12 to 14 to an extent 12 to higher age 30 years old के अंदर मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस जो इन्फ्लेमेशन होता है हार्ट का वो नज़र आया, लेकिन बहुत ही कम रेयर केसेस के अंदर नज़र आया है। यानी इतना रेयर है कि 13 आउट ऑफ 1 मिलियन केसेस के अंदर देखा गया है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। और जो है तकरीबन आप ये समझें कि 340 के करीब केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसके अंदर से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं तकरीबन 300 केसेस ऑलरेडी हॉस्पिटल से रिलीज़ हो चुके हैं सेहतयाब होके, और जो है 14 को तो एडमिट भी नहीं होना पड़ा और 9 इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हैं। तो कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि नौजवानों में देखे जा रहे हैं और वो मर्द नौजवानों में देखे जा रहे हैं। तो ये कि अब CDC इस वक्त ये कह रही है कि ये वैक्सीन अभी भी सेफ है। द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ वैक्सीन इज बेटर देन नॉट हैविंग द वैक्सीन। और जिन लोगों के अंदर साइड इफेक्ट्स में कोई मोर्टेलिटी अब तक नजर नहीं आई है, उसके अंदर डेथ नहीं हुई है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी अब तो 1 करोड़ 30 लाख फाइज़र वैक्सीन मंगवा रहे हैं, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। क्या पाकिस्तान को अपने फैसले पर दोबारा से अमल देखना पड़ेगा एक दफ़ा इसको, कि क्या उन्होंने ये फैसला ठीक किया है, वो इसको वापस भी ले सकते हैं इस तरह के केसेस आने के बाद? जो वैक्सीन जो हैं इस वक्त जो नज़र जो आ रहा है वो ये कि साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि जिसकी वजह से वैक्सीन को बंद कर दिया जाए। तो अभी जो है वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर सूरत के अंदर मेरा तो ये है कि आप पेशेंट को ही कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर जिस तरह SOPs पे अमल जो नहीं किया जा रहा वहाँ पे और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो 4th वेव जुलाई के अंदर आएगी और उसमें और बहुत लोग जान बाहक होंगे। तो उससे पहले SOPs पे अमल करें और जितने भी लोग वैक्सीन लगा सकते हैं लगाएं, क्योंकि अगर डेल्टा वेरिएंट जो कि स्प्रेड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर वो स्प्रेड हो गया तो फिर और म्यूटेशंस होंगी। उसको ख़त्म करने के लिए वैक्सीन लगाना और प्रोटेक्शन लेना इसी वक्त बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा, हमने देखा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नौजवानों के अंदर कुछ केसेस इसके सामने आ रहे हैं। एस्ट्राजेनेका की बात कर ली जाए तो ख़वातीन के लिए मना कर दिया गया था, फिर 40 साल से नीचे के जो मर्द थे उनके लिए भी रोक दी गई थी एस्ट्राजेनेका। तो क्या फाइज़र और मॉडर्ना के लिए भी आप देख रहे हैं कुछ ऐसी गाइडलाइंस आ सकती हैं कि इस उम्र वाले लोगों को ना लगाई जाए? इस वक्त तो ऐसी कोई गाइडलाइन नज़र आ नहीं रही है मुझे। अगर ये देखा गया कि कोई जो है इसमें डेथ हो रही है या और बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट्स हो रहे हैं और बेनिफिट ऑफ गेटिंग अ वैक्सीन इज लेस दैन द साइड इफेक्ट्स, देन फिर उसके बाद आप ये इस चीज़ पर गौर कर सकते हैं। इस वक्त बेनिफिट ऑफ टेकिंग अ वैक्सीन इज मच हायर देन ऑल दीज साइड इफेक्ट्स। देखें, हर वैक्सीन जो कि दुनिया के अंदर इस वक्त लगाया जाता है उसमें हर वैक्सीन के अंदर, इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट वैक्सीन, अगर आप पेनिसिलिन को देखते हैं तो पेनिसिलिन के भी साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन मेडिकेशन है जो कि लोग यूज़ करते हैं।
तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स कितने बुरे हैं, क्या उसमें जानें ज़ाया हो रही हैं और कितनी जानें ज़ाया हो रही हैं, ये सब देखने के बाद ही फैसला किया जा सकता है कि किसी वैक्सीन को मार्केट से पुल किया जाए कि ना किया जाए। इस वक्त ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि मार्केट से इन दोनों वैक्सीन को पुल किया जाएगा। और अगर हम देखते हैं एस्ट्राजेनेका को और मॉडर्ना और फाइजर को, तो मॉडर्ना और फाइजर के साइड इफ़ेक्ट्स इतने बुरे नहीं हैं जितने कि एस्ट्राजेनेका के थे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि सर ये सेफ़ है, ये वैसी जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं ये देखते हुए प्रोएक्टिव एक अप्रोच है कि पहले से देख लिया जाए। तो क्या कुछ लोगों को सजेस्ट भी किया जा रहा है जो फाइजर लगवाना चाहते हैं या मॉडर्ना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं कि पहले अपनी ये चीज़ें चेक करवा लें, ये टेस्ट करवा लें, या फिर आपको ये बीमारी है तो नहीं लग सकती, या सेफ़ है बिल्कुल सब लोग लगवा सकते हैं? इस वक्त सब लोग लगवा सकते हैं, लेकिन आपने जिन लोगों ने लगाया है उसके 3 हफ्ते के बाद, सेकंड शॉट के 3 हफ्ते बाद तक अगर आप देख रहे हैं कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो आपको यू नीड टू गो एंड सी योर फिजिशियन। और जो है गाइडलाइंस इसलिए ये आती हैं, निकलती हैं कि फिजिशियंस, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और जो लोग हेल्थ केयर जो टेक केयर करती है पेशेंट्स की, ये पता हो कि इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, तो वो उस पे फिर उसका इलाज कर सकें। ये तमाम चीज़ें मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ये सब इलाज इनका मौजूद है ऑलरेडी, तो इनका इलाज किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनने से आप हमारे साथ मौजूद थे। अब हम चौथी लहर की भी बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर नशीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल डॉक्टर नौशीन साहिबा, जिस तरह से असद उमर साहब ने भी कहा है कि चौथी जो लहर है उसका खदशा बरकरार है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या हिकमत अमली अपनाएगी और आवाम को क्या करना है ऐसे में? देखिए जी, जिस तरह से हमने देखा है कि जब पहले भी हमारी जो 3 वेव्स आई थी उसमें यही हुआ था कि जब पाबंदियां उठाई जाती और रिलैक्सेशन दी जाती हैं, जिस तरह से अब पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत सारी पाबंदियां थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद थे, इंडोर आउटडोर डाइनिंग सब बंद थी, ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, मार्केट्स जो थी वो 2 दिन के लिए बंद थी, टाइमिंग उनके रिस्ट्रिक्टेड थे, और इसी तरह ऑफिस में 50% अटेंडेंस थी। अब चूँकि जो हमारा रेशियो था पॉजिटिविटी का वो 2 से नीचे आ गया था, तो ये बहुत सारी पाबंदियाँ जो है ये उठा दी गई थी। तो जब ये पाबंदियाँ उठाई जाती हैं तो डेफिनेटली ये खदशा होता है कि दोबारा से केसेस में राइज, जिस तरह से पहली 3 वेव्स में देखा गया कि जब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुले, मार्केट्स को रिलैक्सेशन मिली, ट्रांसपोर्ट में रिलैक्सेशन हुई, तो दोबारा से इजाफा होना शुरू हुआ। तो उसी के पेश नज़र वार्न किया गया है कि चूँकि पाबंदियाँ उठाई गई हैं तो अवाम अगर SOPs को अमल दरामद करेंगे और जिम्मेदारी का सबूत देंगे तो हम इस 4th वेव से बच सकते हैं। तो इसलिए असद उमर साहब ने वार्न किया है कि लोग जो है वो जिम्मेदारी का सबूत दें, क्योंकि बहुत हद तक ये चौथी वेव जो है ये लोगों के रवैयों के ऊपर जो है डिपेंड करेगी। अगर लोग उसी तरह से अपना, इस तरह से हुकूमत ने इंस्ट्रक्शन दी है और SOPs इशू किए हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं समझती हूँ कि हम इससे बच सकते हैं। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त यही है कि अवाम हुकूमत की बताई हुई तमाम हदायत पे अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो खदशा है हम उससे बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि माजी के ट्रेंड को देखते हुए ये फैसला किया, ये मतलब कि खदशा जाहिर किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोरोना की बात कर रहे थे असद उमर साहब, अगर हम देखें 935 केसेज हैं गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर, 1.99% मुस्बत केसेस की शरह है। अगर हम इसको देख रहे हों तो समझ नहीं आती है कि ऐसा कोई खदशा मौजूद है, लेकिन माहिरीन भी 15-20 रोज़ पहले से ये बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ना, जब लोगों का इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोगों को आप सारी नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू होंगी, तो फिर अगर उसके अंदर SOPs पे अमल नहीं करेंगे लोग, क्योंकि आगे हम सबको पता है कि जब फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं प्रैक्टिस की जाती, मास्क के इस्तेमाल नहीं किए जाते, तो डेफिनेटली कोरोना के फैलाव का जरिया हम सबको पता है कि किस तरह से कोरोना फैलता है। तो अभी तो ये पाबंदियाँ मौजूद थी, बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हुई थी, जिसकी वजह से लोगों के इंटरेक्शन कम थे। जब इंटरेक्शन खुलता है तो फिर उसके बाद तो डेफिनेटली खदशा होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, यानी कि कोई नया वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट है उसकी वजह से ये खदशे का इजहार नहीं किया गया है? देखिए, वेरिएंट तो इस वक्त मौजूद है और हम उसके बारे में अभी हमें बहुत ज़्यादा उनके बारे में हमें नहीं पता कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे, मगर डेफिनेटली जब एक वेरिएंट से बंदा इन्फेक्ट हो जाता है
तो दूसरा वेरिएंट जो है वो कई दफा वो आपको दोबारा से रीइंफेक्शन का सबब बन जाता है। इसलिए जो लोग एक दफा इफेक्ट हुए हैं उनके अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, हम लोग आमतौर पर ये सोचते हैं कि इम्यूनिटी अब डेवलप हो गई है और अब सेफ हो गए हैं, मगर ये वेरिएंट की वजह से चांसेस हैं कि वो दोबारा से भी इन्फेक्ट हो जाए। इसलिए बार बार जो है वो टेस्ट यही किया जा रहा है कि SOPs पे अमल करें, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है किसी किस्म की भी वेरिएंट से या कोरोना की फैलाव को बचने के लिए। ठीक है डॉक्टर नशीन अहमद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थी तो इकरा मालूम ये हुआ कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम चौथी लहर की लपेट में भी आ सकते हैं और अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जो कि खतरे की घंटे भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब हम चौथी जो वेव है उसका भी खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। तो ऐसे में हमें हमजा SOPs के ऊपर बिल्कुल भी उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करी, उस पर अमल करना है और साथ ही साथ अपने आप को वैक्सीनेट लाजमी करवाएं, चाहे जो भी वैक्सीन। और जुलाई में एक इवेंट आ रहा है, वो इवेंट है बड़ी ईद, बकरीद, वो आ रही है, कुर्बानियाँ आपने करनी है। और असद उमर साहब ने पहले ये बात की थी कि हमारी ख्वाहिश है कि हमें बड़ी ईद पर चीज़ें बंद ना करनी पड़ रही हैं, तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अब हमें एहतियात करनी है बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमने देखा कि ईद उल फितर पे जिस तरह से सूरत हाल थी काफ़ी ख़राब थी, तो हम चाहते हैं कि ईद उल अज़हा पे सूरत हाल जो है वो नॉर्मल रहे, आप अच्छे तरीके से अपनी कुर्बानी करें, ईद सेलिब्रेट करें। तो ये जो चीज़ें हैं इनके साथ साथ हम लोगों को वैक्सीनेट लाजमी करवाना है अपने आप। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम कुछ मौसम की बात कर लेते हैं कि जब देखा रात को मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, लाहौर के अंदर आंधी चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा बिजली भी चमक रही थी, बारिश भी हुई, अभी भी बूंदाबांदी सुबह में भी हो रही थी, तो मौसम ज़रा अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छा मौसम है। और इसी सारी सूरत हाल में हमजा हम बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी 92 न्यूज़ की नुमाइंदा सादिया निसा। सादिया, इस वक्त आप मौजूद हैं, मौसम कैसा है और क्या इंजॉय कर रही हैं मौसम को सुबह सुबह? आज बिल्कुल इस वक्त मैं शौकत खानम के करीब हूँ। मौसम तो आज बहुत ही ज़्यादा दिलफरेब हो चुका है। सुबह से ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, काले बादलों ने बसेरा किया हुआ था, गर्मी का जो जोर है हवा चलने से ही टूट चुका है। और आपको ये बताती चलूँ कि ये जो हवाएं चल रही हैं ये 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आज सारा दिन महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुनाई है। लाहौर के कुछ इलाकों में तो मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल जमकर बरस रहे हैं, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी है। लेकिन मजमूई तौर पर पूरे लाहौर की बात की जाए तो आज सूरज दीदार नहीं करवा रहा, सूरज की छुट्टी हो चुकी है, बादलों ने बसेरा किया हुआ है, तो मौसम तो बहुत ही खुशगवार हो चुका हुआ है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। तो अब्र रहमत बरसने से गर्मी की छुट्टी होगी है, शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं, गर्मी का जोर बहुत दिन बाद टूटा है। तो आइंदा कुछ रोज तक मौसम के मुतालिक ये खुशखबरी नहीं है, बस ये सिर्फ आज ही के दिन मौसम रहेगा। लेकिन आज सारा दिन बादल इसी तरह जलथल के साथ बरसते रहेंगे। हवाएं जो है 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 81% रहेगा। ये बारिश तो दोपहर तक चलेगी, दोपहर के बाद कुछ देर के लिए सूरज दीदार करवा सकता है, लेकिन आज उतनी ज्यादा गर्मी की शिद्दत नहीं जाएगी। तो शहरी बहुत खुशगवार है। जौहर टाउन का इलाका, किनाल रोड, इस वक्त गुलबर्ग, इन सब में बारिश हो रही है। वाबदा टाउन और कुछ टाउनशिप के इलाके, ग्रीन टाउन के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी देखी जा रही है। बिल्कुल ठीक है। सादिया, ये भी बताइएगा क्योंकि वीकेंड है, अगर बारिश की जो है मतलब गर्मी की छुट्टी हो रही है तो लोगों की भी छुट्टी होने वाली है, लोग भी इंजॉय करने का सोच रहे हैं। लाहौरियों के चेहरे आप कैसे देख रही हैं? जो बाइक पे भी जा रहे हैं उनके चेहरे कैसे हैं? जो लोग गुजर रहे हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं आपको? आप ये देख सकते हैं कि लाहौरी अपनी छुट्टी तो नहीं करते, लेकिन वो छुट्टी के दिन को खुशगवार बनाने के लिए खाबों की दुकानों का रुख कर लेते हैं। खाने पीने के लाहौरी बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो देखा ये गया कि सुबह सुबह चाय पराठा की दुकानों पर नाश्ता, लोगों ने कहा घर में क्यों करना है चाय पराठा, और इस तरह दीगर कुछ लोग हलवा पूड़ी भी खाते दिखाई दिए कि जी वीकेंड है, चलो छुट्टी वाला दिन है, गाड़ियों में ही बैठे हुए। कुछ ने पैक करवा ली कि चले ऑफिस में जाके खाएंगे, और कुछ तो बाकायदा जिनकी आज छुट्टी है वो घरों के लिए पैक करवा के ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें नजर आ रही है। सुबह चुके नाश्ता है तो इस वक्त समोसे वगैरह नहीं है, लेकिन इस वक्त हलवा पूड़ी का ज्यादा रश देखा जा रहा है, या चाय पराठा ज्यादा देखा जा रहा है। ठीक है, मास्क की वजह से सादिया हम आपका चेहरा तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से हमें पता लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हैं, आप बहुत ज्यादा जो है एक्साइटेड हैं। बहुत शुक्रिया आपका सादिया, आपने हमें किया कि मौसम कैसा है। मौसम बाकी बहुत अच्छा, मौसम बहुत अच्छा है। और साथ साथ हमजा लाहौरी जो वो ख्वाबों के रिश्ते से बताया सादिया ने शौकीन है, तो नाश्ते की जो पॉइंट्स हैं उन पर भी रश खासा देखने अच्छा जी, कल एक और चीज़ हुई और खदशा भी यही था और यही कहा जा रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 27 में से 26 अहदाफ हासिल करने के बावजूद
पाकिस्तान की हैसियत ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया। यानी कि जिस चीज़ का डर था वही हुआ है ना। 4 माह बाद पाकिस्तान की कारकर्दगी का दोबारा उन्होंने कहा कि जायज़ा लिया जाएगा और इस अहम मामले पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सरबराह की जानिब से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान फिलहाल मॉनिटरिंग लिस्ट में रहेगा। आखिरी हदफ के हुसूल तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, जब तक आखिरी हदफ जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरा नहीं कर लेते तब तक। फैटफ के सदर का ये भी कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के सीनियर कमांडर्स को सजाएं देने का हदफ पूरा करे और पाकिस्तान को फैटफ के नए एक्शन प्लान पर अमल, इन्वेस्टिगेशन के तरीकाकार में बेहतरी, जबकि दहशतगर्दों को माली मुआवनत देने वालों की छानबीन भी करना होगी। और हमजा इसके साथ बिल्कुल डू मोर वाला ही मुतालबा है। वफाकी वज़ीर बराए तमानाई जो है हमाद अज़हर, उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 7 निकाती नए एक्शन प्लान पर हमें 2 साल का वक्त दे दिया, यानी कि 7 और चीज़ें जो है वो ऐड कर दी कि इन पर अमल दरामद करें, तो 2 साल का वक्त भी फिर दिया और 12 माह में प्लान पर अमल उन्होंने कहा कि किया जाए। उनका हमारी कोशिश है कि हम ये 12 माह में कर लें, 2 साल का हमें वैसे 2 साल का वक्त दिया। और खैर हमाद अज़हर साहब ने क्या कहा, पहले आपको वो सुना दें। 2 साल पहले 27 एक्शन प्लान में हम सिर्फ 5 निकात पे कंप्लाइंट थे। आज हम 27 में से 26 पे कंप्लाइंट हैं और 1 निकात है जिसको हम अगले सेशन में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। इन 2 साल के अरसे में जितनी पाकिस्तान ने कंप्लायंस हासिल की है, फैटफ की तारीख में कोई और ऐसा मुल्क नहीं है। जो दूसरा एक्शन प्लान मनी लॉन्ड्रिंग का हमें मिला है वो कदरे लेस चैलेंजिंग है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में हम लो रिस्क हैं। ब्लैक लिस्टिंग का कोई खतरा मौजूद नहीं है और अब बहस इसी बात पे हो रही है कि ग्रे से हमने वाइट लिस्ट में कब जाना है। 2 साल पहले बिल्कुल ऐसी है, ब्लैक में जाने का तो कोई खदशा ही मौजूद नहीं है। अब बात ऐसी है कि अब यही मामला है कि हमने ग्रे से वाइट लिस्ट में किस वक्त जाना है। एब्सोल्युटली नॉट। हमें याद आता है जब इस तरह के अब ये फैसला भी हुआ है, ये चीज़ें सामने आई हैं, तो हमें वज़ीर आज़म साहब का एब्सोल्युटली नॉट ही याद आ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। साथ ही साथ हमजा अगर देखा जाए तो ये अब ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जाने के लिए हमें कितना वक्त दरकार होगा और क्या 2 साल के बाद जब हम ये अगर कर ही लेते हैं हदफ जो है अचीव कर लेते हैं, जिन्होंने 7 निकात हमें दिए हैं, तो उस पर भी उसके बारे में हमें ये कंफर्मेशन नहीं है कि हम लोग ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे बाहर। ब्लैक लिस्ट में जाने का तो सवाल नहीं है। इकरा, मामला ये है कि पाकिस्तान ने जितनी काविशें की हैं उसको सराहा जा रहा है। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छे इकदाम उठाए, लेकिन जो लेकिन है ना वहाँ पर मसला थोड़ा सा पड़ा है। हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान जितनी काविशें कर रहा है उसको मतलब मेरिट पर कुछ फैसले किए जाएंगे फैटफ की जानिब से, और पाकिस्तान अगर मेरिट पे शायद कल भी फैसला कर लिया जाता तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल चुका था, हम वाइट लिस्ट में आ चुके होते। हम अभी ब्रेक लेते हैं, नहीं मत जाइएगा।